वेलकम बैक टू न्यू वाला दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आप देख सकते हैं कोर्स कोड आपको दिख गया होगा BEGS 183 आपका इंग्लिश का कोर्स कोड है ये, ठीक। इसके अलावा क्या है, राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, ये आपका टाइटल है इस कोर्स कोड का। तो इसका जो पेपर लेके आया हूँ मैं, जून 2023 का लेटेस्ट पेपर जो आपको हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए सिंपल बोल रहा हूँ इसके पेपर के बारे में। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, बेसिक इंग्लिश मीन्स अगर आप बना बना के भी लिख सकते हैं, आपने टेंस वगैरह कहीं से सीखे हैं या नहीं सीखे टेंस वगैरह, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और कुछ कॉमन टॉपिक मैं आपको बता दूंगा जो आपको पढ़ने हैं, कैसे कॉमन टॉपिक, और जो चीज इसमें रिकॉर्ड होती है मतलब रिपीट होती है वो भी आपको बताऊंगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या आएगा, या तो आपके लिए आ जाएगा इसमें नोटिस आ जाता है, या आपसे पैराग्राफ पूछ लेता है, ठीक। ऐसे अनसीन पैसेज, इसके अंदर ये सारी चीजें होती है, अनसीन पैसेज, ठीक। कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, स्कूल टाइम में जो भी आपने पढ़ा था वो चीजें उसके अंदर है मैक्सिमम वो वाली। और इक्की दुक्की चीजें जो अलग से हैं, जो आपको लग रहा है बहुत ही कठिन है, मेरे बस की बात नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा, उसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। चलिए बात करूँ, ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक एक बार देख लेनी है। नहीं भी पता तो एक बार अभी आप पे टाइम है इस पेपर का, कहीं और भी यूट्यूब चैनल से आप देख लेना कि नोटिस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक। बेसिक ग्रामर की चीजें हालांकि स्कूल टाइम में सभी ने सीखी होगी। अपने उन पुराने रजिस्टरों को दोबारा जगाओ और उनमें से पढ़ना चालू करो। अब पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, किस पे लिखना है, एनी थ्री। अब पहले क्वेश्चन में मान के चलिए आपको 5 दिए हैं, 6 दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 तो नहीं मिलेंगे, 4 दिए हैं, तो आपको कोई भी 3 उनमें से पिक करने हैं। अब पहले ही क्वेश्चन की बात करूं मैं सिंपल से, व्हाट आर होमोफोन्स। होमोफोन्स, इसकी ट्रिक सबसे अच्छी है। फोन क्या होता है, फोन पे आप क्या करते हो, बातें। बातें के अलावा एक और चीज भी होती है, फोन से क्या करते हो, आपको सुनना। फोन पर आप सुनते ही तो हो फोन। तो ऐसे ट्रिक लगा लो कि जो भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको एक जैसे सुनाई देते हैं, तो वो होते हैं आपके होमोफोन्स। क्या होते हैं, एक जैसे सुनाई देते हैं। दोबारा सुनना, फोन पे क्या होता है, हम सुनते हैं चीजों को, दिखता तो नहीं है कोई, नहीं। तो आपको जो चीजें एक जैसी सुनाई दे वो होगी होमो। होमो क्या होगी, होमो। मेरी भाषा में आप मान के चलो से ट्विन बच्चे होते हैं, वो तो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आजकल कुछ लोगों की आवाज सेम टू सेम होती है। तो होमोफोन्स कुछ उसी की तरह है, हालांकि उनकी शक्ल सूरत अलग अलग हो। होमोफोन्स इतना याद रखो बस। गिव एग्जांपल टू शो हाउ देयर यूज कैन बी क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स। अब आपको एक छोटी सी बात और, अब आप सभी को पता है वी आर इंडियंस एंड वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। लाइक अगर मैं सिंपल बात करूं, आप सबकी मदर टंग क्या है, मदर टंग क्या है। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं मेरी हिंदी है, कुछ ये भी कह सकते हैं मेरी तमिल है, कोई ये भी कहेगा मेरी पंजाबी है। क्या है, पंजाबी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा मैं। और कोई ये भी कह सकता है हमारा दोस्त मेरी हरियाणवी है, हरियाणवी है, तो हरियाणवी। तो अब आप देखिए ये क्या होती है, ये आपकी मदर टंग होती है। मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बता दूं, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, मदर टंग। मदर टंग हमारी क्या है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके बाद बात करूं, अगर इस लैंग्वेज को थोड़ा सा साइड में हटा दो, सारी की सारी भाषाओं में आप बोलते क्या हो, हिंदी। अगर मैं थोड़ा सा इस भाषा को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दूं, आप पंजाबी बोलो, हरियाणवी बोलो, लेकिन हिंदी के रूप में थोड़ा मिक्सचर हो जाता है ना, हिंदी के रूप में थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कॉमन सी बात करूं तो हिंदी है एक तरीके से। कौन सी है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है। मैं सभी की नहीं कह रहा, किसी की अलग अलग हो सकती है, हरियाणवी बोल लो, बिहारी बोल लो, है ना, आपकी ब्रज बोल लो, अब ब्रज बोल लो, भाषा है ब्रज भाषा बोल लो, मथुराई बोल लो, है ना, भोपाली बोल लो, हैदराबादी बोल लो, लेकिन कुल मिलाकर हिंदी के ही आसपास सारी चीजें आपकी घूमती हैं। थोड़ा टोन कुछ वर्ड अलग हो जाते हैं, तो इसे ही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज मोटा मोटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड लैंग्वेज लर्नर, क्या पूछ रहा है, सेकंड लैंग्वेज लर्नर। जब आप ट्यूशन वगैरह लगाते हो, या कोचिंग लगाते हो, आप इंग्लिश सीखने के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि होमोफोन्स। अब हमने कोई चीज सुनी, ईच या एट, हमने कोई चीज सुनी एट। अब आपको सिंपल सा बताऊं तो आप बोलेंगे ये होता है एट, क्या होता है एट, और ये भी एट होता है। सुनने में कैसे दिख रहे, एक जैसा। इस वाले की बात करूं तो ये लगाया था टाइम के लिए,
प्लेस के लिए। लेकिन इसकी बात करूं तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये ईट होता है ना, ईट ईट मतलब होता है खाना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है एट, इतना सा है इसका काम और कुछ नहीं है। तो यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, होमोफोन्स वही होता है जो सुनने में तो एक जैसा लगता है लेकिन स्पेलिंग उनकी अलग अलग होता है और मीनिंग भी उनका अलग अलग होता है। सेकंड लैंग्वेज भी आपको समझानी। लर्नर कौन है, आप हो, आप पढ़ने वाले हो या सीखने वाले हो, तो प्रॉब्लम तो हमें ही होगी ना। अब कहीं पर कोई क्वेश्चन बोल रहा है, उनने एट बोला है ना, आई एम ईटिंग, आई एट रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उनने क्या बोला, आई एट, मैंने खाया रेलवे स्टेशन पर, आई एट रेलवे स्टेशन। दो एट मैंने यूज करके दिखाया एक छोटे से सेंटेंस में, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये चीजें नॉर्मल नॉर्मल सी क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई तो अब हो जाएंगी, आप परेशान मत हो, बहुत ही आसान चीज ली है, आपके काम की खाली है, थोड़ी देर के लिए से हटा दो। ये है आपका होमोफोन। क्या है, होमोफोन्स, वर्ड्स that sound same but spell different and have different meanings। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, अगर अब भी होमोफोन्स तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि मुश्किल ही कभी आएगा, इससे आसान कोई चीज नहीं है। एट, देखो वही चीज है, एट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है जो आप खाते हो, ईट, एट, ईटन, और उसके बाद है एट, ये होता है आपका टाइम वाला। हालांकि मैं इस एट की जगह ये वाला एट भी यहाँ पर ले सकता था, मैंने आपको बताया भी था ऊपर। आई एट ऑल माई फूड देयर आर 8 फिंगर्स। मैं अपना खाना जो खाता हूँ, अपनी जो 8 उंगलियां हैं उनसे खाता हूँ, ये कह रहा है। और दूसरा, माई सन इज 5 years old, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। आई थिंक सन और सन, ये पे दो एग्जाम्पल हैं। आई एट ऑल माई फूड, यहाँ पर ये खाने के लिए लगाया और यहाँ पर ये अपनी 8 उंगलियों के लिए लगाया, ठीक। और यहाँ पर देखो सन और सन, एक सन होता है आपका बेटा, जैसे मान के चलिए आप बोले आई हैव 2 सन, they both are get up early, before sunrise। तो दोनों में मैंने सन यूज करा, एक सन का मतलब होता है आपका बेटा और एक सन का मतलब होता है आपका सूरज। तो दोनों आपको दिख गए, यही होते हैं आपके होमोफोन। मेरी ट्रिक याद रखना, फोन पे क्या देता है आपको, सुनाई देता है, कोई भी दिखाई नहीं देता। तो आप ऐसे याद रख लेना, जो एक जैसा सुनाई दे रहा है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग है, उनका मतलब ये अलग अलग है, वही आपके होमोफोन्स होती हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा था लर्नर के लिए क्या करती है, लर्नर इसमें क्या डिफिकल्टी फेस करेगा स्पेलिंग में, मतलब लर्नर इसमें ये करेगा, अगर वो कोई रिकॉर्डिंग सुनना है या कोई चीज देख रहा है, अगर वहां पर उन्होंने एट सुना या सन सुना, तो उसके लिए ये कंफ्यूजन वाली चीज है उसने कौन सा वाला बोला है, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई। हालांकि आई एट फूड, यहाँ पे पता लग रहा है मैं खाना खा रहा हूँ, तो अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो इस वाले ऐड को टाइम वाला भी समझ सकता है। हालांकि मेरा सेंटेंस खुद बता रहा है, मैंने आई ऐड के बाद फूड लगाया, तो फूड से पहले जो वर्ब आ रहा है सिंपल है, उसके खाने के लिए यूज करा है मैंने। तो ऐसे आप समझ सकते हो होमोनिम्स। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको बता रहा हूँ, वर्ड दैट साउंड्स सेम एंड स्पेल्ड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, बैट, दिस बैट ओनली इट बैट। ये ऐसे होते हैं होमोनिम्स जिनकी स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है, और कुछ नहीं होता इसमें। इसे आप देख लेना, इस फोटो को सेव करके रख लेना एकदम आसान भाषा में, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। पहला क्वेश्चन यही था आपका, व्हाट आर होमोफोन्स, गिव एग्जांपल, और हाउ देयर यूजेस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब इसके एग्जांपल सच बताऊं तो आप खुद लिखना, बहुत आसान तरीका है। बाकी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं आती, तो सच बोल रहा हूँ, फिर देखो ये है, फिर ये करना। आप तुम डर गए होगे कि अब क्या बोलेंगे सर जी, ये यहाँ पर है, मैंने लिख भी दिया, देखो। The word homophone is used to describe word that sounds the same as another word but that has different meaning. What? Different meaning. They can be two or more words that may be spelled differently but can also be spelled the same, making these words difficult for native and non-native speakers. नेटिव मीन्स जिनकी ये भाषा है, जो उसकी भाषा है बोलचाल की, नेटिव, और नॉन नेटिव जो उसकी भाषा नहीं है फिर भी वो सीख रहा है, जैसे कि मैं आपके सामने इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक। आई विल ट्राई, एक्सेंट को कॉपी करते ना हम, लेकिन अंग्रेजों की तरह बोल नहीं सकते। चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, अब बाकी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से डालना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या था, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, पहले कहीं भी, what are the aspects to be kept in mind while writing a well developed paragraph। अब कोई पैराग्राफ आपको राइट करना है, राइटिंग करनी है, तो कौन कौन सी चीजें आप अपने माइंड में रखेंगे, एक कॉमन सेंस वाली बात। तो पहले तो सिंपल, अगर मैं इस क्वेश्चन को ही देखूं, पहले आपके मन में आएगा टॉपिक क्या है,
टॉपिक के बारे में आपका ये हो सकता है कि सोर्स क्या क्या लूँ, सोर्स क्या क्या लूँ, कंटेंट, कंटेंट का लेवल क्या हो, कंटेंट का लेवल क्या हो। उसके बाद ये सब चीज़ें आपने छाट ली, फिर आप करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉडी क्या होगा, एंडिंग पॉइंट या कंक्लूजन क्या होगा। ये बेसिक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, हालांकि इसको मैं आगे दिखाऊंगा भी। सबसे पहले आप देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक तो आपने मैंने डिसाइड कर लिया, मैं लिखूंगा एजुकेशन। टॉपिक डिसाइड करने से क्या होता है, फिर मैं लिखूंगा सोर्स क्या है, कैसे लिखूंगा, किताब से लिखूंगा, इंटरनेट से लिखूंगा, यूट्यूब से लिखूंगा, सोर्स ये है। उसके बाद क्या है आपका कंटेंट का लेवल क्या है, ये जो कंटेंट में लिख रहा हूँ ये किसके लिए लिख रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। उसके बाद ये 2-4 स्टेप आपको याद रखने हैं, ठीक, इन माइंड में रहने चाहिए आपके कोई भी चीज करते समय। तो अब आप देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करा है, आइए। when you wrote a paragraph you have to follow certain points। अब क्या होना है, पहला first give a clear, I think clear है, give a clear introduction to the topic you wish to write on। सबसे पहले उसका क्लियर इंट्रो दो, किस बारे में बात कर रहे हो और किसके लिए है। तो इंट्रो आपका बेसिक। सेकंड पॉइंट, डिवाइड द पैराग्राफ इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स, कई कई टुकड़ों में से बांटें। when you have start writing about a particular aspect do not jump to some other aspect। मीन्स अब मान के चलिए मैं एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी बताते बताते मैं साइंस पे ना पहुंच जाऊं, हालांकि दोनों मिलते जुलते हैं। ये लाइन क्या रही है, डिवाइड द पैराग्राफ इनटू वेरियस एस्पेक्ट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर चीज, किसी एक चीज के बारे में लिख रहा हूँ। मानो मैंने लिखा डिजिटल बोर्ड के बारे में बच्चों को बता रहा हूँ, बोर्ड, ठीक, डिजिटल बोर्ड। एक्सपेक्ट डू नॉट जंप, अब बोर्ड पे लिखते लिखते ही मैं पहुंच गया कार्ड्स पे, तो ये मैंने कर दी गलती। मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दी जंप। गो टू द नेक्स्ट एक्सपेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग वन। मैं इस पे भी जा सकता हूँ कार्ड्स पे, लेकिन पहले मुझे बोर्ड वाला टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी लाइन आपकी ये कहती है। इसके अलावा बात करूँ तीसरा, डू नॉट यूज हाई फाई लैंग्वेज। मीन्स वही वाली बात, अब 5वीं क्लास के बच्चे के लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ और शब्द लिख रहा हूँ उसमें 10वीं वाले। अब 10वीं वाले बच्चे के लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, शब्द लिख रहा हूँ उसमें BA वाले। तो आप आराम से इन चीजों को देखें, ये यही बात कह रहा है। डू नॉट यूज हाई फाई लैंग्वेज, यूज सिंपल लैंग्वेज विच इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। क्वेश्चन पॉइंट 4, मेक श्योर दैट यू गिव ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, डू नॉट मेक assumptions। मीन्स you have to give authentic, means 100%, I think 99.9% true। don't use assumptions, means ऐसी कोई भी चीज यूज ना करें जिनका खुद का मतलब तुम्हें पता नहीं है। जैसे अफवाह वगैरह, अफवाह आती है आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हो किसी के कहने पे, आप ऐसी चीजें ना करें। तो यही ये लाइन कह रही है। फाइनली कंप्लीट द पैराग्राफ विद अ प्रॉपर कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या, आफ्टर एंड, आफ्टर एंड में आप कुछ बोलना चाहेंगे। आप जैसे कहते नहीं है, कुल मिलाकर, जैसे हिंदी में बता दो, इंग्लिश में लिखो। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ऑनलाइन एजुकेशन is a best source by which we can learn easily anywhere anytime। तो ये मैंने कंक्लूजन बताया। आफ्टर ऑल इन कंक्लूजन में कह सकता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसे हम कहीं भी कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना। इट विल रिड्यूस टाइम, रिसोर्स एंड मनी ऑल्सो। ये जो हमारा खर्चा होता था, मान के चलिए मुझे दिल्ली में जाके पढ़ाई करनी है, ठीक, हालांकि मैं दिल्ली में ही, तो वहाँ पर जाने का किराया, वहाँ पर रहने का किराया, मैं यूँ नहीं कह रहा कि फेस टू फेस पढ़ने की एक अलग बात होती है, वो एक अलग है, लेकिन मैं एज पर आपके पॉइंट के हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आपके स्टेप है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपको लग रहा हो कि मेरे लिए सही है, आप अपनी तरफ से भी जोड़ दें। मेरे हिसाब से ये सबसे आसान पॉइंट आपके लिए मैंने निकाले हैं। क्वेश्चन आपको याद है ना, यही क्वेश्चन चल रहा है, व्हाट आर द एक्सपेक्ट कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग। तो ये एक्सपेक्ट आपके माइंड में रहने ही रहने चाहिए, ठीक। व्हाट इज पैराग्राफ, हालांकि ये पॉइंट आपका ऊपर होना चाहिए था, ये अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गया। चलो कीप इन माइंड आपने रख लिया, पैराग्राफ का मतलब भी देख लो। व्हाट इज पैराग्राफ, ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट flashes out a single idea। in order to for a paragraph to be effective it must begin with a topic sentence, have sentences that support the main idea। means a paragraph is a group of sentence। बहुत सारे sentences आप यूज करते हो। अब देखो सिंपल सी आपको समझाओ पैराग्राफ। अगर मैंने लिखा ए, आप कहेंगे ये अल्फाबेट है, क्या ये है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये कॉन्सोनेंट है। मैंने लिखा ई, आप कहेंगे ये ई, तो ये क्या है, ये वोवेल है। लेकिन ये दोनों किसके अंदर आते हैं, अल्फाबेट के अंदर। अब मैंने इससे एक चीज बनाई, ए मान के चलिए मैंने ए पी ई, ऐप मीन्स माने लंगूर, तो मैंने एक यहाँ पर वर्ड बना दिया। लेकिन अब मैं एक दो ज्यादा वर्ड दूंगा, वो वर्ड मिला के क्या बना देंगे, सेंटेंस बना देंगे।
जब सेंटेंस ही को मैं 4-5 ले लूंगा तो वो एक पैराग्राफ बना देंगे, ऐसे करके इनका ऑर्डर चलता रहता है। सिंपल सी बात ये है, तो ये पैराग्राफ यही होता है, ठीक। और पूरा का पूरा पैराग्राफ आप जो भी लिख रहे हो वो सेंटेंस से सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं सेंटेंस चल तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में रहा है, आप उसमें गेम के फायदे बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट्स अ सिंगल आइडिया, जो भी चीज चल रही है उसी के बारे में बात करें। Begins with a topic sentence that makes this single idea evident. Contains support from a sentence. In strength रखो, maintain your essay objective, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, पूरा एक उसके टाइप टू टाइप आपको, जैसे आप देखते हैं इफेक्टिव लिखते ही ना चले जाएं, कोई चीज़ आ रही है, कोई बुलेट पॉइंट आ रहा है, उनका भी यूज़ करें और उस पर दिखाएं मैन बॉडी ये थी, स्टार्टिंग पॉइंट ये था और कंक्लूजन या एंडिंग पॉइंट ये था। इस तरीके से उसे इफेक्टिव आपका बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। ये देखिए पहले के अंदर चल रहे थे ना, आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ये देखिए होमोनिम आपको बताया, होमोफोन्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बताया मैंने, व्हाट आर द एक्सपेक्ट कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग, ये भी बता दिया किन किन चीज़ों को दिमाग में रखना है। व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड ब्रीफ एक्सप्लेन द कॉर्नल नोट मेकिंग, तो सी और डी दो चीज़ें आपकी और यहाँ पर रहती हैं। व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग, तो ये क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो आसान आसान चीज़ें पहले उन्हें ले लेते हैं, एकदम फ्लो से चलेंगे। जो चीजें ऐसी होती है टिपिकल सी, उन्हें मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक। हालांकि इसे आसान बताया मैंने। ये देखो कोरल नोट टेकिंग सिस्टम क्या होता है। अब सिंपल सी बात आपसे पूछूं, जब आप स्कूल में पढ़ते थे आप नोट्स बनाते थे, कुछ तो बच्चे ऐसे होते थे टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है पूरा पूरा लिखते थे, लेकिन ऐसा हमेशा पाया गया है 100 में से 10% या 10 ही बच्चे ऐसे होते थे जो पूरा का पूरा टीचर वाला सामने से उतार ले, बाकी सबके हाथ दुख जाते थे या लोग बीच में रह जाते थे। और कुछ लोगों का तरीका क्या होता है, कुछ लोग बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। क्या बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स। एग्जांपल के लिए टीचर ने पढ़ाया, मान के चलिए एजुकेशन के बारे में पढ़ाया, तो वो डायरेक्ट लिख देंगे एजुकेशन, उसके बारे में उसने उसके फायदे बताए, वो लिख देगा इंपॉर्टेंस, उसके बारे में उसके नुकसान बताए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो वो स्टूडेंट ऐसे शॉर्ट शॉर्ट लिखता रहता है। तो कोरल नोट मेकिंग भी एक ऐसी ही चीज है जो आज आप देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, वाई डू यू टेक नोट्स, सिंपल सी चीज़ है, आपसे बोलूँ आप इस क्लास को देख रहे हो, कुछ तो ऐसे होंगे डायरेक्ट लीड लगा के बैठे होंगे, उन्हें पता है कि टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी या व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, कैसे ना कैसे मिल जाएगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। तो पहला जवाब आपको मिल गया, वाई डू यू टेक नोट्स। आपको ज़रूरत है, आपको नीड है। नीड किस लिए है, आपको जो भी XYZ रीज़न हो, आपका एग्ज़ाम हो, है ना, आपको किसी को पढ़ाना हो, कोई भी यहाँ पर रीज़न हो सकता है, आपको कुछ बनाना हो, तो ये सारे क्या है, ये आपके रीजन है। मैंने छोटा सा आपको बताया। व्हाट डू यू होप टू गेट फ्रॉम योर नोट्स, आप क्या आशा करते हो कि आप अपने नोट्स में किन किन चीजों को ऐड करोगे, क्या क्या उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर कोरल नोट्स एंड हाउ डू यू यूज द कोरल नोट मेकिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, हालांकि इसका आंसर ये हमें जानना है, कोरल नोट्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज होता है। अब आपका आंसर, देयर आर मैनी वेज टू टेक नोट्स। अब आपको पता है नोट्स लेने के कई तरीके हैं, दो मैंने आपको बताए। कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है पूरा पूरा लिखते जाते हैं, जैसे मेरी चीजें भी कुछ ना कुछ लोग लिख रहे होंगे या लिखेंगे। दूसरा ऐसा होता है पूरी चीज ना लिख के सिंपल लिख देगा कोरल नोट, बाकी मैं खुद ढूंढ दूंगा, ठीक। अगला, इट इज हेल्पफुल टू ट्राई आउट डिफरेंट मेथड्स एंड डिटरमाइन व्हिच वर्क बेस्ट फॉर यू इन डिफरेंट सिचुएशन। अब ये कह रहा है हर जगह पर एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। अब क्लास का टीचर है तो आप वहाँ नोट्स ले रहे हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर गए आपने, आपको कोई कुछ चीज़ समझा रहा है तो आपको कॉपी पेन लेके आप बैठ गए, तो क्या वो जो जैसे जैसे बोल रहा है उस स्पीड से आप लिख पाओगे, नहीं। तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाती है। लाइन यही कह रही है, देखो, फॉर यू डिफरेंट सिचुएशंस वेदर यू आर लर्निंग ऑनलाइन और पर्सन, जैसे मेरे से, द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग कैन हेल्प यू रिमेंबर बेटर देन लिसनिंग रीडिंग। अब ये कह रहा है हम लिखते क्यों हैं, क्योंकि पढ़ने के और सुनने के अलावा जो हमें मुझे सबसे ज्यादा याद रहता है वो लिखा हुआ याद रहता है। ये लाइन ये कह रही है, वो बात अलग है, आप बोले मुझे तो ये नहीं रहता। रिसर्च शो दैट टेकिंग नोट्स बाय हैंड्स इज मोर इफेक्टिव देन टाइपिंग ऑन लैपटॉप। अब देखिए स्टार लगा लो, रिसर्च बताती है कि कोई भी चीज आप टाइप कर रहे हो उसके मुकाबले जो चीज आपने हाथ से लिखी है वो आपको ज्यादा याद रहती है, ऐसा रिसर्च कह रही है। रिसर्च शोज दैट टेकिंग नोट्स बाय हैंड मोर इफेक्टिव देन टाइपिंग ऑन लैपटॉप। दिस पेज एंड अवर कैनवास मॉड्यूल विल टीच यू अबाउट डिफरेंट नोट्स टेकिंग सिस्टम, ठीक। चलिए, तो आपको सिंपल बता दिया, कोरल नोट्स भी पढ़ोगे, नोट्स के बारे में ही बता दिया। अब आप आ जाओ, ये कोरल नोट्स का एक थोड़ा सा तरीका है। सब्जेक्ट नेम, कौन सा सब्जेक्ट है,
तारीख क्या है, पेज नंबर कौन सा है, नोट कॉलम कौन सा है, रिकॉल, समरी। तो आपने एक छोटा सा पेज यहाँ पर देखा। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको चीज और याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा कनेक्ट कर दो। इंडेक्स, आप सभी की कॉपी में इंडेक्स होगा, आपने बोला हाँ था। कुछ वहां पर बॉक्स भी होंगे, सीरियल नंबर होगा, टीचर रिमार्क्स होंगे, टॉपिक नेम होगा, ऐसे था, सीरियल नंबर होगा और रिमार्क्स होगा। तो आप में से कितने बच्चों का वो भर रहा था? मुश्किल की पूरी क्लास में 2 या 3 बच्चे होते थे ऐसे जिनका ये इंडेक्स भरा हुआ होता था। लेकिन उनका फायदा क्या होता था, वो बच्चे अगर टीचर बोल रहे हैं ना ये वाला चैप्टर आज चेक कराना है, तो वो बच्चे पन्ने नहीं पलटते थे, उंगली पे थूक ला के डायरेक्ट देखते थे ये चैप्टर है, ये पेज नंबर है, ऐसे आराम से निकाल लेते थे, जो हमारी बुक्स में भी होता है। तो मैंने आपको छोटा सा एक तरीका बताया, ये होता है आपका पूरा का पूरा स्टेप। इसकी फोटो ले लो या पेपर में से बना के भी दिखा देना स्केल से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो आपका कोरल नोट्स का तरीका यही था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बाकी आप एक आध वीडियो इसकी देख लेना अगर आपको लग रहा है कि और भी कठिन है। एक तरीका होता है, एडवांस तरीका कह सकते हो ऐसे आप। ब्रीफली एक्सप्लेन द कोरल नोट मेकिंग आपको बता दिया, एक्सपोजिटरी मैंने रुकवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक ब्रीफ एसे लिखना है, 10 नंबर का है। ठीक, पहला क्या है, डिस्कस विद एग्जांपल्स हाउ synthesizing is a key of strategy in writing, पहला। दूसरा, explain how reference skill together with scanning and scheming skills equips learner with tools find the best source of information। ये दो चीज आपने देखा, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग, इनका मतलब भी मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, ये दोनों ही तरीके आपके जो होते हैं किसी चीज को पढ़ने के होते हैं। क्या होते हैं आपके दोनों तरीके? किसी चीज को पढ़ने के या आपको रीड करने के। ठीक, अभी आपसे मैं कहूँ कि तुम्हारी किताब में एक फोटो था जिसपे एक स्केलेटन छपा हुआ था, वो कौन सा पेज, वो पेज निकालो। तो आप में से बहुत से बच्चे माइंड लगाएंगे, जल्दी जल्दी पेज पलटेंगे, वो शायद 10वीं के अंदर था। आपका काम ये होगा कि वो पेज निकाल के मैं सर को दिखा दूं, तो वो आपका क्या हो सकता है, स्कैनिंग या स्कीमिंग। और एक मैं आपसे कहूँ, जैसे 3 इडियट्स में आपने देखा था, जब आमिर खान एक वर्ड लिखता है सामने ब्लैक बोर्ड पे, तो पूछता है बताइए शब्द का मतलब क्या है, तो उसके जो टीचर होते हैं दो किताब लेकर बैठे रहते हैं, ऐसे पेज पलटते रहते हैं, साइलेंसर वगैरह। तो एक चीज ऐसी होती है जिसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढा जाता है, एक चीज ऐसी होती है जिसमें खाली उस सोर्स तक पहुंचा जाता है। दोनों आपको क्लियर कराऊंगा, खाली इतना बता रहा हूँ, दोनों ही रीडिंग के मेथड है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी होती है उसे पता करने के तरीके हैं। पहले ये जानो बस, पहला मैंने नहीं लिया, दोनों में से एक करना था। आ जाओ, अब देखो बहुत ही आसान तरीके से। स्कीमिंग refers to the process of reading only main ideas with a passage to get an overall impression of the content reading। स्कीमिंग होता है कोई भी चीज आपने पढ़ ली, मान के चलिए मैंने आपको पूरी की पूरी क्लास दिखाई, पूरी क्लास देखने के बाद आपने एक आइडिया बताया, हाँ ठीक है, एवरेज है, सही समझ में आया, कुछ कहेंगे नहीं आया, तो ओवरऑल आपने मेरी क्लास 2x की स्पीड में देख ली फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद ये स्कीमिंग ही था, क्यों? आपने चीजों को समझा नहीं, खाली 2x में देखा, आपको चीजें जितनी आई समझते गए, क्योंकि पेपर का टाइम चल रहा है। तो स्कीमिंग इस टाइम आप करते हो, इससे आप ऐसे याद रख लीजिए स्कीमिंग को। स्पीकिंग मतलब होता है कूदना, जल्दी जल्दी स्कीपिंग करते हैं ना, तो स्कीमिंग। जब आपको जल्दी कोई चीज करनी होती है, कवर करनी होती है, तो ये वाला मेथड आपका होता है। हाउ टू स्कीम, रीड द टाइटल। अब देखो मैंने बताया भी है, रीड द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ, read the first sentence of every other paragraph, read any headings and subheadings, notice any picture chart graph। सबसे अच्छा तरीका आपको और बताता हूँ, जो स्कूल में आप अनसीन पैसेज करते थे, क्या करते थे, अनसीन पैसेज के आंसर ढूंढते थे, पैसेज। अब आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि नहीं वो स्कैनिंग नहीं थी, वो स्कैनिंग था। आपको इसका अंदाजा ही बताता हूँ। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो क्वेश्चन को पढ़ता है और उसका आंसर ढूंढता है, ठीक। एक हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो पूरे पैसेज को पढ़ते हैं फिर आंसर ढूंढते हैं। तो पहले वाले जो कर रहे हैं स्कीमिंग, वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट फिर उस वर्ड को या उस हेडिंग को मैच करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अनसीन पैसेज के आंसर ऐसे ढूंढते। देखो, रीड द समरी ऑफ लास्ट पैराग्राफ, सिलेक्टिवली रीड स्किप थ्रू सेक्शन एंड पैसेज। अब आपको पैसेज ऐसे होता था, वो ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ होता था, ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ होता था, ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ होता था, ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ, हालांकि इसमें ज्यादा जगह नहीं थी, नीचे होता है। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान के चलिए व्हाट, या छोड़ो छोटा सा,
व्हेन वाज किंग बॉर्न, किंग कब पैदा हुआ था, तो एक क्वेश्चन है। अब आपके इंग्लिश में यहाँ पर लिखे हुए हैं अनसीन पैसेज में, लेकिन कुछ डेटा आ गया 1993, 2001, तो आप में से कुछ लोग जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट देखेंगे इसमें डेट पूछी गई है कि किंग कब बॉर्न हुआ था, इन दोनों पैसेज को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट इन दोनों पे आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया इसमें डेट पूछी गई है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ही चीजों को करा जाता है स्कीमिंग के अंदर, यही होता है, स्पेसिफिक चीज को आपको ढूंढा जाता है। इसे आप आराम से पढ़ेंगे और इसके अलावा कोई भी इसमें जानने की या घबराने की चीज नहीं है। अब ये देखो, ये आ गया आपका स्कैनिंग। स्कैन से आप याद रख सकते हैं, आप कोई फोटो वगैरह या कोई नोट्स वगैरह स्कैन करते हैं तो जल्दी से हो जाता है ना एकदम क्लियर। वो scanning is a reading technique to be used to when you want to find specific information quickly। ये क्या कह रहा है, जो भी आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए क्विकली, क्या चाहिए क्विकली, कोई ऐसी स्पेलिंग या कोई ऐसी पिक्चर मैंने बता दी, ठीक है। स्कैनिंग में आप स्कीमिंग से और तेज चलोगे। स्कीमिंग में आप पैसेज पढ़ रहे थे, उसके टाइटल भी पढ़ रहे थे, सब टाइटल भी पढ़ रहे थे, एंडिंग पॉइंट भी पढ़ रहे थे। स्कैनिंग में नहीं। In the scanning you have a question in your mind and you read passage only, find the answer ignoring unrelated information। How to scan। अब आपको एक बात और बता दूं, जो पैसेज हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं दो तरीके से ही पढ़ते हैं, स्कैनिंग से भी स्कीमिंग से भी, अलग अलग तरीका हो सकता है। तो मेरी इस बात पर ना जाएं, कुछ आप कह सकते हैं नहीं सर स्कैनिंग से होगा, इसका आंसर स्कीमिंग से, दोनों ही रीडिंग के तरीके हैं, आपको जो बेस्ट लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हाउ टू स्कैन, स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वहां भी यही कर रहे थे। Try to anticipate how to answer will appear, what cues you might to use help locate the answer। Use headings and any other ideas will help you identify which section might contains the information are you looking। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों का मतलब आपको पता लग गया, यही इसमें पूछा गया था। इसके अलावा कोई भी चीज यहाँ पर नहीं पूछी गई। फाइंड द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर, दोनों अपने आप में काम की चीजें हैं, ठीक। इसके अलावा दोनों को आप मर्ज करके लिख सकते हो कि both are reading skills by which we can find easily solution of any source। It can be helpful while writing and find any answer of question। तो both are types of reading। Next, write a well structured composition with a clear backing body to conclusion on the your role as a citizens as helping to reduce pollution levels in your town। ठीक। अब आपको क्या है, ये देखिए ये चीजें तो ऐसी होती है, सच बताऊं तो ये टाइम टू टाइम आपकी बदलती रहती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये पोल्यूशन वाला ही दोबारा आएगा, फिर भी आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। पोल्यूशन तो सदाबहार आपकी चीज है, कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशन पोल्यूशन जरूर देखने को मिल जाता है, तो कुछ लिए। अब आप एज ए सिटीजन और योर सिटी टाउन कंट्री जो भी हो, पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो उसके मैंने तरीके लिखे हैं, पर आप अपना आप लेना, मैं अपने तरीके में आपको समझाऊंगा, ठीक। पहला है कार पूलिंग। कार पूलिंग क्या होती है, अब मैं और मेरा दोस्त या मेरा पड़ोसी एक ही जगह पर काम करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कार से ड्यूटी जाते हैं। कोविड में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। कार पूलिंग मतलब ये होगा, मैं अपनी कार ना निकाल कर उससे कहूँ भाई थोड़े बहुत पैसे तेरे को मैं भी दे दूंगा पेट्रोल वगैरह के, और तू मुझे अपने साथ ले चल। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो कार या दो बाइक आपकी जो जा रही थी, मान के चलिए कार 1 कार 2, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पोल्यूशन कर रही थी। मान के चलिए ये 5% करती, ये भी 5, जो पोल्यूशन 10 हो रहा था टोटल, वो जब मैं कार पूलिंग कर दूंगा तो वो हाफ हो जाएगा। इस तरीके से कार पूलिंग, हालांकि आजकल तो बाइक पूलिंग भी करते हैं, बॉयज वगैरह को आप देखेंगे तो एक एक पे 4 बैठा लेते हैं, 5 भी बैठा लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पूलिंग कुछ चाहिए। रिड्यूस ट्रैफिक बेस्ड एयर पॉल्यूशन टू congestion by starting carpool lanes to those cars and four-wheelers that have 3 and more passengers, encourage people to go for meanwhile। use bicycles, mark out bicycles। बाइसिकल को आजकल कोई साइकिल लेके चलता है तो माइंड में क्या ही विचार आते हैं, गरीब है या पैसे नहीं है इसके पास, कुछ और। आपको जान के हैरानी भी होगी, और शायद कुछ लोगों को पता है या नहीं पता, जापान के अंदर आज भी साइकिल ही चलती है। हालांकि टेक्नोलॉजी में आप सभी को पता है इसका कोई मुकाबला नहीं है जापान का। तो ये जरूरी नहीं होता वो साइकिल चला रहा है तो वो गरीब होगा, फिजिकल बॉडी एक्टिव भी रहती है, एक्सरसाइज भी होती है, तो बाइसिकल का यूज भी आपको करना चाहिए। थोड़ा एग्जांपल भी दूंगा, हमारे से कुछ दोस्त होंगे जिनकी डेयरी लगभग 100-200 मीटर होगी, डेयरी सुबह दूध लेने जाना है, पानी लेने जाना है, उसके लिए भी वो बाइक निकालते हैं। तो पैदल भी जा सकते हैं, जिम में घंटों मेहनत करने से, पसीने बहाने से भी बॉडी बनती है, लेकिन थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी आपको करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए मुझे ट्यूशन जाना है, मेरे ट्यूशन की डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर है, तो मैं पैदल चला जाता हूँ। लेकिन लोगों के माइंड में आता है वहाँ टाइम वेस्ट होता है, एकदम सही, वहाँ टाइम वेस्ट होता है मेरा अगर मैं पैदल जाता हूँ।
वो टाइम आपने जो बचाया वो स्मार्टफोन के साथ खर्च कर दिया। आप ये बताइए कि वो टाइम बचाकर आपने किया क्या, थोड़ा सा आप सोचेंगे आपको पता लगेगा। नेक्स्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो मैक्सिमम टिकट हमारी जो नॉर्मल बस की होती है 15 की होती है। पूरी बस का जो लास्ट स्टॉप है वहां पर हमें छोड़ती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी मैं यूज करता हूँ, यूँ नहीं कि मुझे कहीं जाना है तो मैं डायरेक्ट अपनी बाइक या कार ही निकालूंगा। मुझे लगता है साइकिल से जा सकता हूँ तो साइकिल ले लेता हूँ, मुझे लगता है पैदल जा सकते हैं तो पैदल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, मोर सीएनजी व्हीकल्स। हालांकि अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम है और हालांकि काफी महंगे हैं, अभी सस्ते नहीं हुए, है ना। ओला वाली स्कूटी आप सबको पता होगी, 1 लाख आई थिंक 25,000 की समथिंग है। तो सीएनजी व्हीकल्स की तरफ आप जा सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट कार्स इनकरेज टू मोर फ्यूल एफिशिएंट फोर व्हीलर बेटर माइलेज। सिंपल है। अब माइलेज मतलब आप सभी को पता होगा, हमारे बॉयज को ज्यादा पता होगा, गर्ल्स को भी पता होगा। जैसे 1 लीटर में मेरी गाड़ी इतना एवरेज देती है। जैसे स्प्लेंडर बाइक इस टाइम सबसे नंबर 1 पे चल रही है, रीजन इसका एकमात्र फ्यूल ही है। हालांकि मॉडिफाई वगैरह आप कराते हो चलाते हो, लेकिन स्प्लेंडर सबसे ज्यादा माइलेज मतलब ये होता है 1 लीटर में। एग्जाम्पल के लिए 1 लीटर में आपकी बाइक कितना डिस्टेंस कवर करती है, मैंने कहा 45 किलोमीटर। वहीं आप बुलेट वगैरह या किसी वैसी बाइक की बात करेंगे, पल्सर, देखो मुझे पता नहीं ये करते हैं आई थिंक 25 से 30, तो आपने देखा 15 यहाँ कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा उनकी पावर ज्यादा होती है, वो तेज भी स्पीड होती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है। इसका मतलब यही होता है, फ्यूल इफिशियंसी कार, बिगर ट्रक्स, रोड साइंस, मेंटेन ऑफ रोड्स, शेयर टैक्सीज, ठीक। बिगर ट्रक्स, रोड साइंस, सिंबल्स का जो भी आपको रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ। मेंटेन, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, बेटर मेंटेन रोड्स कॉम्प्लेक्स सच ए नैरो प्लेस, रिड्यूस द टाइम फोर व्हीलर्स स्पेंड प्लेइंग सच। मतलब रोड्स वगैरह को भी यहाँ पर थोड़ी गवर्नमेंट की ड्यूटी आ जाती है। जब उसे लगता है कोई इलाका हमारा ट्रैफिक वाला है, वहाँ पर वो ओवरफुट ब्रिज बनाए, अंडरपास बनाए, फ्लाईओवर बनाए, मेंटेन करे चीज़ों को। शेयर टैक्सीज, बर्निंग वेस्टेज, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी कुछ हमारी जो लेडीज वगैरह होती हैं, जेंट्स, कूड़ा एक झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद एक गोला सा बना के उसमें माचिस की तिल्ली लेके आग लगा देते हैं। हालांकि उनकी नज़रों में वो सफाई है, लेकिन आपको समझाना चाहिए कि उसको वेस्ट को ना जलाकर वो उसे फेंक भी सकते हैं, डस्टबिन का यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन यही कह रही है। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छे पॉइंट शायद ही आपको मिलेंगे। पॉल्यूशन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। इसका मतलब ये मत समझना पॉल्यूशन हम हमेशा खत्म कर दिए। कोई भी चीज जब आप जीरो पे लाने की बात करते हो तो उसका मतलब ये है आप कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे। जीरो पे पॉल्यूशन हम नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि जीरो पे लाने का मतलब है हमारे देश में किसी भी तरह का कोई विकास या कोई काम नहीं हो रहा है, तो जीरो नहीं ला सकते, आप कम कर सकते हो इसे। नेक्स्ट, एस्से ऑन पॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स, अ फ्यू थिंग्स कीप इन माइंड। अब देखिए यही एस्से अगर आपको लिखना हो तो क्या क्या याद रखोगे? नेवर एवर हरी टू राइट एस्से, think properly and jot down, divide your write up, essay on pollution for students। आई थिंक ये इसी के ऊपर था, ये क्वेश्चन जो था इसी के ऊपर था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो एक मैंने लिया है और मैंने ठीक ठाक लिया है, इसके बाद और भी मैंने चीज़ अटैच करी है। देखो नेक्स्ट, राइट अ फॉर्मल लेटर टू सीईओ। लेटर आप सभी ने स्कूल में लिखे, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो, है ना, कंप्लेंट लेटर हो, गुड्स लेटर हो, सर्विस का लेटर हो, अलग अलग लेटर्स आपने स्कूल टाइम में आपको टीचर्स वगैरह ने कराएंगे। लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई नहीं, दोबारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, ब्लिंक, कोई नहीं। तो अब आपको लेटर लिखना है। सिंपल है, देखो मैंने ज़्यादा कठिन लेटर नहीं लिया, सिंपल सा लेटर लिया आपके लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट अ फॉर्मल। देखो दो तरह के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इसके लिए मैं एक आराम से मैंने एक ट्रिक, एक कोड बना हुआ है, ड्रेस ड्रेस। अब बोलेंगे ये क्या कोड है, और आप एक और याद रखें मेरी छोटी सी चीज, इंटरव्यू। क्या? इंटरव्यू। अब आप बोलेंगे इससे इसका क्या मतलब? जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कैसे कपड़े पहनते हो? आप बोलेंगे फॉर्मल। तो फॉर्मल वो लेटर होते हैं जो हम ऑफिस में, जॉब्स में, जो हमारे कम्युनिटीज हैं उनमें, जो भी हमें वर्क कराना होता है उनमें हम फॉर्मल लेटर्स को ही लिखते हैं। इसमें फॉर्मली वर्ड यूज किए जाते हैं। जबकि इसी का अपोजिट होता है, ये फॉर लगा के आपको ये हटा देना बस, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल आई थिंक इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है मैं। औपचारिक अनौपचारिक, वो जो शादी पार्टी, दोस्तों, भाई को, बहन को, वो ये वाला दिया जाता है, ठीक, इसके अपोजिट। तो इसमें क्या करना है, सीईओ की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। पोस्ट क्या है आपकी? सीईओ को, सीईओ ऑफ कंपनी इन योर टाउन। सीईओ को भेजोगे लेटर। आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो? एचआर। एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स
पर्सन जो भी आपकी इंटरव्यू लेते हैं ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, याद है, भूल गए? चलो अब देखो ज्यादा कठिन मैंने ले लिया, सिंपल सा लिया है। डियर मिस्टर रियाज, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव इन माइक्रोन इंडस्ट्रीज। I have over 15 years of human resource experience and 8 of those have been a supervisory role। अब ये पूरा बता रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस भी है और कितने साल का है, क्या क्या इन्होंने काम किए। इसके बाद इन माई करंट पोजीशन एज एचआर एग्जीक्यूटिव विद कार्बन टेक्नोलॉजी आई ओवरसीज डेली एक्टिविटीज ऑफ लार्ज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, टेक ऑफ द नंबर अदर ड्यूटीज इंक्लूडिंग हायरिंग डेवलपमेंट। तो पूरा बता रहे हैं क्या क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाते हैं, पूरा का पूरा आपने इसको बताया। I am extremely organized with the ability of prioritize as a needed thing, मतलब as per your need, as per your requirement, I am eligible for this post, please give me a chance to work with you, if you give me a chance I will never disappointed you। तो सिंपल थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे सेंटेंस आप बनाए, ठीक, आराम से आप लेटर का एंड भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड एंड वेरियस सीनियर्स, आई पोजेस डेप्थ नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय लॉ एंड फैमिली लेयर, आई कैन ब्रिंग दिस सेम लेवल ऑफ सुपीरियर सर्विस। अभी अपने बारे में बता रहे हैं, तो इनको एक मौका दो काम करने का, ठीक, अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये सब आपने देखा भी होगा, आपको भी कॉल्स वगैरह आती होंगी, इसमें और कुछ नहीं है। जब आप लेटर वगैरह लिखो तो एक बात ध्यान रखना, उसमें वर्ड लिमिट पे मत जाना, लेटर को लेटर की तरह ही रखना। इसके अलावा एक और लिया था मैंने, अगर जिसको वहाँ समझ में ना आए हो इस वाले को देख लेगा आराम से। देखो थोड़ा सा इसे यहाँ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और इसमें कुछ नहीं है, वो वाला ही था सेम, ठीक। इसके अलावा लास्ट, रीड द पैसेज गिविंग आंसर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रैक्टिस। इसमें तो देखो कुछ नहीं है, अनसीन पैसेज है, यहाँ पर आपको पढ़ना है, नेक्स्ट इसके नीचे आपको आंसर देने। तो 2023 का राइटिंग स्किल वाला पेपर पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप इग्नू वाला पे आप जुड़े हुए हैं, हमें टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर ही सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आप टाइम टू टाइम उनसे जुड़े रहें, और कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन हम देंगे। धन्यवाद।